तो बच्चों तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो कैसे हो और कहाँ थे अब तक आप लोग। तो देखिए आज हम लोग आ चुके हैं लेकर आए हुए हैं। तो क्लास 12th बोर्ड परीक्षा के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं, वो भी 50। और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में टकराएंगे। तो चलिए देखते हैं और सभी क्वेश्चन को यहाँ पर समझते चलेंगे। क्या है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा, देखिए कि पंचायती राज में क्या खो गया है। पंचायती राज जो है गांव के घर चैप्टर में, इसमें क्या खो गया है। तो वह खोने वाला क्या है चीज, तो बच्चों खो गया है पंच परमेश्वर। यहाँ पर जो कवि है गांव के घर के, जिनका नाम है ज्ञानेंद्रपति जी, वो कहते हैं कि अभी के जो गांव है वहां पंच परमेश्वर नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि बाल कृष्ण भट्ट जी जो है वह किस युग के निबंधकार थे बच्चों, किस युग के। तो युग पूछा जा रहा है, तो क्या प्रसाद युग होगा, क्या भारतेंदु युग होगा, या फिर द्विवेदी युग होगा, या फिर स्वतंत्रोत्तर युग होगा। तो याद रहे कि बाल कृष्ण भट्ट जी जो थे बच्चों वह भारतेंदु युग से थे। कौन से युग से, तो भारतेंदु युग से थे। और उनका काल पूछा जाए तो वह आधुनिक काल से थे बच्चों। बाल कृष्ण भट्ट जी वह आधुनिक काल से थे। और यहाँ पर जो द्विवेदी युग दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, ये थे बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। कौन थे, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे द्विवेदी युग से। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाल कृष्ण भट्ट जी के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में भी हमें इसी प्रकार से टिक लगाते चलना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो बताइए आप लोग कि उसने कहा था जो कहानी है उसमें किस शहर की चर्चा की गई है बच्चों। तो उसी शहर के चर्चा की गई है जिसके लहना सिंह के मामा जी का घर था। वह कहाँ था बच्चों, तो वह था अमृतसर में। और याद रहे कि लहना सिंह का उम्र उस वक्त जो है बच्चों वह 12 साल के थे जब वो अपने मामा घर थे। और वह जो सूबेदारनी होती है लड़की, वह उस वक्त 8 वर्ष की होती है, 8 वर्ष की। और अमृतसर में ही उनकी दोनों की मुलाकात होती है। तो देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर समझेंगे और आगे समझेंगे सभी चीजों को। तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। तो दल विहीन लोकतंत्र जो है बच्चों वह किसके मूल्य उद्देश्यों में से है। तो क्या वह साम्यवाद के है, क्या मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के, या फिर समाजवाद के, या फिर अधिनायकवाद के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, साम्यवाद तो होगा नहीं, लेकिन हाँ दल विहीन लोकतंत्र जो है बच्चों वह मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों पर जरूर आधारित है। ये याद रहे आपको कि जयप्रकाश नारायण जी थे वह मार्क्सवादी थे। और वह मार्क्सवाद और लेनिनवाद की बहुत ही प्रमुख यहाँ पर बातें करते थे। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं है। समझिए इसे कि नर और नारी जो है दोनों ही एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। दोनों जो पदार्थ है एक ही तरह से बने हुए हैं। यह जो पंक्ति है बच्चों किस शीर्षक पाठ से लिया गया है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी जो है हमारे राष्ट्र कवि, वो हमारे अर्धनारीश्वर चैप्टर में बताते हैं शिव और पार्वती के कल्पित रूप के बारे में। और वहीं पर वह चर्चा करते हैं नर और नारी जो है वह भिन्न नहीं है बल्कि एक है। तो देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को समझिए कि रामधारी सिंह दिनकर को काव्य कृति रेणुका का रचना काल क्या था। रामधारी सिंह दिनकर जी की एक रचना है जिसका नाम है रेणुका। उसका रचना काल जो है बच्चों वह कब प्रकाशित हुआ था, बेसिकली यह हमसे पूछा जा रहा है। तो यह जो कविता है रेणुका यह 1935 ईस्वी में, याद रखे कि रेणुका जो है वह रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा प्रसिद्ध जो कविता है यह 1935 में प्रकाशित हुआ था। याद रहे आपको 1935 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था। वही महान भगत सिंह और महान क्रांतिकारी भगत सिंह जिन्होंने फांसी को भी खुशी से चूम लिया था। और देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ
केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? तो बम फेंके हुए थे वह 8 अप्रैल 1929 को बच्चों। कब? 8 अप्रैल 1929 को। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और भगत सिंह जो थे बच्चों, उनके जैसा अभी तो ना कोई हुआ है और ना ही कभी होगा, क्योंकि उस जैसा व्यक्ति जो है और उस तरह के व्यक्तित्व का होना वह अतुलनीय है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? सिपाही की माँ में जो कुंती है बच्चों वह कौन है? तो पहले इसे समझिए कि सिपाही की माँ जो चैप्टर है यह एक प्रकार का एकांकी है बच्चों। याद रहे क्या है? तो एकांकी है। और इस एकांकी के लेखक कौन है? तो वह है मोहन राकेश। और इसमें पूछा जा रहा है कुंती कौन है? कौन? कुंती। तो कुंती जो थी बच्चों वह पड़ोसन थी। किसकी? तो बिस्नी की पड़ोसन थी बच्चों, जो हमेशा ही यहाँ पर मुन्नी की शादी के बारे में बात करती थी। और मुन्नी की उम्र कितना था बच्चों? तो मुन्नी का उम्र था 14 साल, ये भी याद रहे। और बिस्नी का ही एक बेटा होता है जिसका नाम होता है मानक, जो कि बर्मा के युद्ध में लड़ने गया होता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि मुन्नी कौन थी? यहाँ पर समझिए मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी थी बिस्नी की बेटी थी। बिस्नी की बेटी और मानक की बहन थी। याद रहे बच्चों कौन थी? तो मानक की बहन और बिस्नी की बेटी थी। वही मुन्नी जो हर मंगलवार के दिन कहती थी कि अगले मंगलवार को माँ भैया की चिट्ठी आएगी, क्योंकि भैया तो बर्मा के युद्ध में लड़ने गए हैं। तो माँ और जो उसकी बहन जो होती है बड़ी ही चिंता होती है मुन्नी को अपने भाई के लिए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मुन्नी कौन थी? तो वह थी बच्चों बिस्नी की बेटी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है बच्चों? सिपाही की माँ जो पाठ है उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति होता है जो कि हड्डियों का चलता फिरता ढांचा उसे बोला गया है इस चैप्टर में। वो कौन था बच्चों? तो वह थे दीनू कुम्हार। दीनू कुम्हार जब दो सिख ईसाई ईसाई जो लड़कियां आती है तब वही कहते हैं कि देखो देखो मुन्नी की माँ देखो यहाँ पर आज तो कमाल हो गया, यहाँ पर देखो कौन आई है, मुन्नी को घर के अंदर भेजो। वह दीनू कुम्हार ही बोलता है बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा। तो यहाँ पर समझिए जब बिस्नी जो होती है, बिस्नी के जब सपने में आता है मानक और एक सिपाही आता है जो कि मानक को लेकर आता है और उसके सामने जो है वह बंदूक ताना हुआ होता है। तो उसी वक्त जो है वह सिपाही कहता है मानक को कि मैं इसकी लाश को ले जाकर चील कौवे के आगे डाल दूंगा। तो यहाँ पर कौन कहता है बच्चों? तो वह कहता है सिपाही। कौन कहता है बच्चों? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन जो बी में है सिपाही, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और फिर जो है मानक उसे बंदूक छीन लेता है और फिर वह तान लेता है। तो इसी प्रकार में जो है बिस्नी जो होती है बच्चों वहां पर दोनों की ही रक्षा करती है, सिपाही की भी और मानक की भी। एक बार पढ़िएगा उस चैप्टर को, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। और देखिए राम की क्या है? राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? राम की शक्ति क्या है? राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है बच्चों? यही हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यह हो जाएगा किसका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। इनका पूरा नाम क्या है बच्चों? निराला जी का सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी। और यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र का रचनाकार कौन है बच्चों? क्या वह प्रेमचंद है, क्या वह सुदर्शन है, या फिर जगजीवन राम है, या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है? तो यहाँ पर समझिए कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र इसके रचनाकार कौन है? तो वही है जिन्हें बचपन में स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था और पढ़ने के वक्त उनसे झाड़ू लगवाया जाता है। वही है जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, जिन्हें लोग चूहड़े कहकर बहुत ही अपमानित करते थे। लेकिन वही व्यक्ति बाद में जाकर वह सरकारी नौकरी करता है और बाद में जाकर वह भी अमीर होता है बच्चों। यहाँ पर समझिएगा इस चैप्टर को जब भी आप पढ़िएगा, एक बार आप पढ़िएगा, बहुत ही आपको मोटिवेशन मिलेगा आगे पढ़ने के लिए। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है
अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखित है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है बच्चों, यह मल्य जी की रचना है, जो कि एक डायरी है। मल्य जी जो है वह डेली जो है रोज एक डायरी लिखते हैं और रोज उसमें सत्य बात ही लिखते हैं। और डायरी का लिखा जाना ही यही होता है कि उसमें सत्य को लिखना होता है। डेली जो क्या क्या बीता है हमारे ऊपर, उसमें थोड़ा सा भी मिलावट नहीं बल्कि सत्य लिखना होता है। हंसते हुए मेरा अकेलापन में वह जो है एक प्रकार का डायरी है बच्चों। जो और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि तीरिज कहानी के कहानीकार हैं। तीरिज कहानी के कहानीकार यहाँ पर कौन है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए क्या उदय प्रकाश जी है, क्या बालकृष्ण भट्ट जी है, क्या चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी है। तो यहाँ पर समझिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी जो है यह तो है रोज कहानी के लेखक, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है वह है उसने कहा था कहानी के लेखक, और जो बालकृष्ण भट्ट जी जो है यह बातचीत एक निबंध है उसके लेखक है। तो यहाँ पर कौन बच गए, तो वह बच गए उदय प्रकाश जी। उदय प्रकाश जी जो है वह तीरिज कहानी के लेखक है। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन की करबक के रचयिता हैं। करबक के रचयिता इसमें से कौन है बच्चों, क्या सूरदास है, क्या कबीर दास है, क्या जायसी है, क्या तुलसीदास है। तो करबक के रचयिता यहाँ पर कौन है बच्चों, तो यहाँ पर है करबक के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी। मलिक मोहम्मद जायसी जी। और करबक कहाँ से लिया गया है अगर आपसे पूछा जाए तो वह लिया गया है बच्चों पद्मावत से लिया गया है। कहाँ से, तो पद्मावत से लिया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है बच्चों सभी के सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि बरवय रामायण किनकी रचना है। बरवय रामायण जो है यह किनकी रचना है बच्चों, तो वह किनका है, तो वह है तुलसीदास जी का। किनका, तुलसीदास जी का बरवय रामायण जो है यह रचना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बरवय रामायण जो है बरवय छंद में रामायण की रचना किए हैं। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि नाभा दास किस धारा के कवि थे। तो नाभा दास जी जो है बच्चों वह किस धारा के है, क्या निर्गुण धारा के है, क्या सगुणोपासक राम भक्त धारा के है, या फिर सगुण धारा के है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर समझिए नाभा दास जी जो थे बच्चों, नाभा दास जी वह सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के थे। किस धारा के, तो राम भक्त थे वह, सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक है। शिवा बावनी में कितने मुक्तक है बच्चों, तो वह है 52। याद रहे कितने हैं, 52, जिसमें शिवाजी के बारे में बहुत ही बखान किया गया है, वीरता का बखान किया गया है शिवाजी के बारे में। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है। कितने छंदों में छत्रसाल दशक की यहाँ पर चर्चा की गई है, वीरता का यशोगान किया है बच्चों, तो वह 10 छंदों में किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपके दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। और छत्रसाल के तलवार के बारे में वह बताते हैं, जो कि अत्यंत सूर्य की तरह दिखने वाले प्रलयंकारी तलवार की तरह दिखता है। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। और वह इस प्रकार से चलता है कि हाथियों को झुंड के और जितने भी छाले होते हैं सभी को काटते चला जाए। और देखिए शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की। तो शमशेर बहादुर सिंह जी जो थे वह 1978 ईस्वी में सोवियत रूस की यात्रा किए थे, 1978 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन को कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है बच्चों। तो कवियों के कवि जो है यह शमशेर बहादुर सिंह जी को कहा जाता है। किसे, शमशेर बहादुर सिंह जी को। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और शमशेर बहादुर सिंह ने किस चैप्टर को लिखा है, तो उषा चैप्टर को उन्होंने लिखा है, जो कि प्रकृति के बारे में बताया गया है। और देखिए एक नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक है, तो नए साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक यहाँ पर कौन हो जाएंगे, तो वह हो जाएंगे हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध जी। कौन, तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन को कि गजानन माधव मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय में MA उत्तीर्ण किया। MA उत्तीर्ण गजानन माधव मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से किया था बच्चों, तो वह किए थे नागपुर विश्वविद्यालय से। किससे, तो नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने किया था। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था। गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जो जन्म है बच्चों वह कब हुआ था, तो वह हुआ था 13 नवंबर 1917 को। कब, 13 नवंबर 1917 को। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन
कि सर्कस का प्रकाश बुलौआ कहाँ से आता है। तो ये भी गांव के घर चैप्टर में आया है। और ज्ञानेंद्र पति जी कहते थे कि पहले जो वह सर्कस का बुलौआ आता था अब वह हमारे गांव में नहीं रहा, और वह जो है वह कहाँ से आता था बच्चों, तो वह आता था शहर से और 10 मील दूर से आता था बच्चों। और देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है। गांव का घर जो है बच्चों वह संशयात्मा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है संशयात्मा वही से लिया गया है। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। उसने कहा था जो चैप्टर है उसके मुख्य भूमिका निभाने वाले हमारे लहना सिंह जी, जो कि 77वें सिख राइफल के जमादार थे बच्चों, उनकी मृत्यु किनकी गोद में हुआ था, तो वह हुआ था वजीरा सिंह जी के गोद में, वजीरा सिंह जी के गोद में हुआ था। और उसी वक्त उन्हें लगा कि स्मृति जो है पूरी तरह से साफ होने लगा था। और देखिए क्या है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। और उसी वक्त जो है वह जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने थे। और देखिए क्या है क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल जो है छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो जयप्रकाश नारायण जो है वह 5 जून 1974 को बिहार के पटना के गांधी मैदान में उन्होंने छात्र आंदोलन किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंधित है। तो अर्धनारीश्वर जो है बच्चों मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि यह एक प्रकार का निबंध है जिसमें शंकर और पार्वती के कल्पित रूप के बारे में बताया गया है और नर नारी की समानता के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि प्रेमचंद थे, तो प्रेमचंद जी जो थे बच्चों वह क्या थे, क्या वह गीतकार थे, कथाकार थे, फिल्मकार थे या फिर संगीतकार थे। तो प्रेमचंद जी बच्चों वह थे क्या थे, तो वह गीतकार थे या फिर कथाकार, तो वह थे कथाकार थे। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। तो किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है, तो गैंग्रीन एक बीमारी होती है बच्चों जो कि कांटा चुभने के कारण होता है। तो कांटा चुभने के कारण हो जाता है गैंग्रीन बीमारी, जिसके इलाज में लोगों के पैरों तक को काटना पड़ता है। और वह किस चैप्टर में आया, तो रोज चैप्टर में आया है। रोज की जो मुख्य पात्रा है वह है मालती, और मालती के पति का नाम होता है बच्चों महेश्वर। महेश्वर जो होता है महेश्वर वह किसकी यहाँ पर इलाज करता है, तो वह करता है बच्चों यहाँ पर गैंग्रीन बीमारी का इलाज करता है महेश्वर। और ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह रोज कहानी में आया है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी, तो वह धो रही थी बच्चों दही जमाने के लिए। गर्म पानी से क्यों धो रही थी मिट्टी का बर्तन, क्योंकि उसे दही जमाना था। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अज्ञेय का जन्म हुआ था, हमारे जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी है उनका जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को, 7 मार्च 1911 को। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए भगत सिंह के अनुसार प्रिंस जो क्रापटकिन थे वह किस विषय के विद्वान थे, तो हमारे भगत सिंह के अनुसार वह अर्थशास्त्र के विद्वान थे बच्चों। किसके, तो वह थे अर्थशास्त्र के विद्वान। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर है बी जो दिया हुआ है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि भगत सिंह के पिता का नाम क्या था। तो जिस प्रकार से भगत सिंह जो थे वह महान क्रांतिकारी व्यक्ति थे, उसी प्रकार उनके पिताजी भी थे, वो भी अनेकों बार जेल गए थे और वो भी महान क्रांतिकारी व्यक्ति थे। और उनके पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह बच्चों। क्या नाम था बच्चों, तो सरदार किशन सिंह। और उनके माताजी का नाम था विद्यावती। उनके माताजी का नाम क्या था, तो विद्यावती था। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो भगत सिंह जी का जन्म कब हुआ था बच्चों, तो वह हुआ था 28 सितंबर 1907 को। 28 सितंबर 1907 को लायलपुर पाकिस्तान में हुआ था। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि ओ सदा नीरज शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आ गई होगी। तो वह किसकी बाढ़ रूपी
किसकी क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आ गई थी? तो वह याद आ गई थी बच्चों केकई की। किसकी? केकई की। और यह जो किस चैप्टर में आया है बच्चों? तो यह ओ सदा नीरा चैप्टर में, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी, जिसमें वह गंडक नदी की बड़े ही चर्चा करते हैं और चंपारण के बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन करते हैं। देखिए यहाँ पर वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो वैशाली जो महोत्सव है बच्चों, उसका बीजारोपण करने वाले कौन थे बच्चों? तो वह यहाँ पर हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर जी। कौन हो जाएंगे बच्चों? तो वह हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर जी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि ओ सदा नीरा के लेखक है। ओ सदा नीरा के लेखक कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर जी। ओ सदा नीरा एक प्रकार का क्या है बच्चों? तो यह एक प्रकार का निबंध है, या फिर इसे यात्रा वृतांत भी आप कह सकते हैं। निबंध ऑप्शन में दे या फिर यात्रा वृतांत दे, दोनों ही यहाँ पर हमारा सही होगा। और देखिए क्या है कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो मोहन राकेश जी जो थे बच्चों, वह नई कहानी आंदोलन के हस्ताक्षर थे, याद रहे। किसके? तो नई कहानी आंदोलन के वह प्रमुख स्तंभ थे बच्चों। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को कि मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है? तो वही मुन्नी जो कि 14 वर्ष की थी, बिस्नी की बेटी, वह हमेशा ही कहती थी कि जो मानक है उसका भाई, भैया की चिट्ठी जो है माँ, वह अगले मंगलवार को आएगी। अगले मंगलवार को आएगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन पर कि मल्यज की रचना नहीं है। इसमें से मल्यज की कौन सी रचना नहीं है बच्चों? तो देखिए नो आने वाला कल, या फिर सदियों का संताप, बकलम खुद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसे समझिए, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखिए नो आने वाला जो कल है बच्चों, नो आने वाला कल या मोहन राकेश जी का है। सदियों का संताप जो है बच्चों, यह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। और बकलम खुद जो है यह नामवर सिंह जी का है। तो इसमें जो है इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है यही हमारा राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसमें से कोई भी नहीं है। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि तिरिच पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के थे? तो तिरिच पाठ में लेखक के पिताजी का उम्र था बच्चों 55 साल, जब वह किसी अपने जो जमीन के लिए कोर्ट में जाते हैं शहर में, तो उन्हें इस प्रकार से वहां पर रखा जाता है, उस प्रकार से व्यवहार किया जाता है कि फिर कभी कोई शहर जाने को सोच ना पाए। और उनके पिताजी की बच्चों वहां पर मृत्यु हो जाती है। और देखिए क्या है क्वेश्चन कि कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया? तो कहानीकार यानी कि लेखक जो है बच्चों, जब वह बच्चा होता है तब उसे बचपन में चीखने और बोलने की सपने में आदत होती है, क्योंकि उसके सपने में हमेशा ही तिरिच आता था बच्चों। तिरिच आता था और हाथी आता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाथी क्या है? कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत, यह किसने बताया था? तो कहानीकार की माँ ने बताया था। कौन बताए थे बच्चों? तो कहानीकार की माँ ने। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और बढ़ते हैं हम लोग कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो चित्ररेखा जो है बच्चों, यह मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो समझिए बच्चों, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है, कबीरदास को कहा जाता है, या फिर तुलसीदास को, या फिर मलिक मोहम्मद जायसी जी को? तो हिंदी साहित्य का सूर्य जो है वह कहा जाता है बच्चों सूरदास जी को। किसे? सूरदास जी को, जो कि कृष्ण के बारे में ही बड़े ही अच्छे तरह से वर्णन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कवितावली के रचनाकार है, कवितावली के कौन इसमें से रचनाकार है? क्या जयसी जी है, क्या तुलसीदास जी है, या फिर कबीर दास है, या फिर सूरदास जी है? तो यहाँ पर हो जाएंगे कवितावली के रचनाकार तुलसीदास जी। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को कि नाभादास किस धारा के कवि थे? तो नाभादास जी जो है बच्चों, वह किस धारा के कवि है? तो ऊपर हमने पढ़ा था कि वह है सगुनोपासक राम भक्त धारा के। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि भक्तमाल के रचयिता कौन है। तो भक्तमाल के रचयिता यहाँ पर कौन हो जाएगा बच्चों, तो वह हो जाएंगे नाभादास जी। कौन, नाभादास जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को कि शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का बखान 52 मुक्तकों में किया गया है बच्चों। कितने मुक्तकों में, तो 52 मुक्तकों में किया गया है। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को कि कवि भूषण की उपाधि किसने दिया था भूषण जी को। तो कवि भूषण की उपाधि देने वाले थे चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने उन्हें कवि भूषण की उपाधि दिए थे। और चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार की वीडियो जो है बच्चों आपको हमेशा ही डेली मिलते रहे।